गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडी क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की फर्स्ट चैप्टर की मिलिट्री साइकोलॉजी, सैन्य मनोविज्ञान की। सैन्य मनोविज्ञान सिखाता है कि सैनिकों के साथ किस समय कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके समय और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उनका मनोबल किस तरीके से बढ़ाना चाहिए और इनके क्षेत्र स्कोप कौन कौन से हैं। सैन्य मनोविज्ञान का वास्तव में अगर हम उपयोग देखें तो वैदिक काल से ही सैन्य मनोविज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए सैन्य मनोविज्ञान का जन्म मूल रूप से वैदिक काल को ही माना जाना चाहिए। ऋग्वेद में राजाओं को कहा गया कि अपनी सैनिक क्षमताओं को इस प्रकार से प्रचार में लगाओ, इस प्रकार अपनी सेनाओं का प्रचार करो कि शत्रु आप पर आक्रमण करने से पहले ही आपसे खौफ खाए कि अच्छा, उनकी इतनी बड़ी सेना है, उनसे तो हम विजय प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल है। अब हम स्लाइड पे देखते हैं कि जो नोट्स बना रखे हैं उनमें सैन्य मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक नियमों सिद्धांतों का उपयोग सैन्य क्षेत्रों में किया जाता है। अमेरिकन सैन्य बलों में वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं तथ्यों को पहली बार उपयोग किया गया था। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय सैन्य बलों में मनोविज्ञान का उपयोग किया जा रहा है तथा इसके लिए भारत सरकार के तहत एक विशेष संस्थान खोला गया। वह संस्थान है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस रिसर्च की संज्ञा दी गई। इस क्षेत्र में मनोविज्ञान का मुख्य कार्य निम्नलिखित 5 गतिविधियों तक फैला हुआ है। विभिन्न स्तरों पर रक्षा कार्मिकों का चयन करना, विशेष कार्यक्रमों का आयोजन, कार्मिकों में नेतृत्व की भावना गुण को विकास करना कि किस तरीके की लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, विशेष ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करना जिससे कार्मिकों की सुरक्षा कौशल, डिफेंस स्किल जिसे कहते हैं हम, का विकास हो सके। सैन्य बलों में मनोबल का विकास करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करना, किस तरीके से सैनिकों में और ज़्यादा मनोबल डेवलप किया जा सकता है, इस पर विचार करना। आगे नेक्स्ट है कुछ विशेष सैन्य समस्याएं, जैसे कि ऊंचे स्थानों में उचित व्यवहार करने संबंधी सैनिक समस्याओं को, चिंता और तनाव से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना कि सैनिकों में किस तरीके से मनोबल बना के रखना है और उनके जो चिंता है, तनाव है, उनकी समस्या है, उनको किस तरीके से उनके काम से उनको दूर रखना है कि वो अपने काम में, अपने सैनिक फील्ड में अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाए। ये सैन्य मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि सैनिक अगर खुश रहेंगे, उनका मनोबल हाई होगा, तो वह अपने काम में पूर्णतः ध्यान दे पाएंगे। सैन्य अभियानों की आवश्यकता के लिए मित्र या शत्रु के सशस्त्र बलों के व्यवहार का अध्ययन, समझ और अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मनोविज्ञान को सैन्य मनोविज्ञान कहते हैं। सैन्य मनोविज्ञान एक सैनिक की संपूर्ण गतिविधियां या वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं, जो उसका कहते हैं। वह एक सैनिक के साथ उत्साह, साहस, अनुशासन, भय, नेतृत्व आदि विषय में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सैन्य मनोविज्ञान का उपयोग सेना को परामर्श देने के लिए, लोगों को तनाव और थकान को कम करने के लिए और सैन्य अभियानों की वजह से होने वाले मानसिक आघात की चिकित्सा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक युद्ध की सफलता के लिए केवल सैनिक कार्यवाही पर ही निर्भर नहीं है। आधुनिक युद्ध जो है, उनकी सफलता के लिए मनोवैज्ञानिक तत्वों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मनोवैज्ञानिक उपायों का उपयोग कर दुश्मन के मनोबल को तोड़ दिया जाता है। सैनिक कार्यवाही युद्ध काल तक ही सीमित नहीं होती है, जबकि मनोवैज्ञानिक जो है वह शांति काल में भी चलता रहता है। शांति के समय मनोवैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग ज़्यादा किया जाना चाहिए ताकि युद्ध की नौबत ना आए। अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तनाव की स्थिति में युद्ध के मैदान से पलायन कर रहे सैनिकों के मनोबल को फिर से स्थापित करने के लिए सैनिक मनोविज्ञान का उपयोग किया गया था। महर्षि जो आचार्य शुक्राचार्य है, उन्होंने कहा है कि प्रजा के साथ में उनको भेदना है। अगर दुश्मन तक पहुंचना है तो उनके साथ रहकर उनको पीड़ा पहुंचाकर आप विजय तक पहुंच सकते हो, विजय का कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं रक्षा समस्याएं और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कोई किसी कार्य को क्यों करता है और कैसे करता है, इससे संबंधित सभी प्रक्रियाएं मनोविज्ञान की परिधि के अंदर समाहित होती है। इस संपूर्ण प्राणी जगत में मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र स्वाभाविक
है कि सेना व उसके संबंध सैन्य क्रमिकों के कार्य व्यापार में भी मनोविज्ञानिक की परिधि के बाहर नहीं हो सकता। यही कारण है कि रक्षा समस्याओं के समाधान में भी मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निर्वाह करता है। अब हम बात करते हैं युद्ध एवं शांति काल में सेना और सक्रिय युद्ध का मनोविज्ञान में कमान की धारणा विधि। युद्ध का समाजशास्त्र एवं दर्शन, भय, साहस, थकान, समान, जनसमूह, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, मनोविज्ञान, सैनिक महत्व में मनोतकनीक एवं कार्य मनोविज्ञान, चिकित्सा, मनोरोग, युद्धिक स्नायु रोग, नैरो सिस्टम दिमाग का काम करना बंद कर देता है। उस टाइम विमानन चिकित्सा, एरो मेडिकल परीक्षण, इन सब में इसका प्रयोग बहुत अधिक ज़्यादा किया जाता है या बहुत अच्छे लेवल पे किया जाता है, आप समझ सकते हैं। मनोविज्ञान का प्रयोग मनोबल को बढ़ाने के लिए। आगे नेक्स्ट है युद्ध से संबंधित पुस्तकें, स्मरण पत्र एवं युद्ध में मनोवैज्ञानिक पहलुओं का वर्णन करने वाले उपन्यास पढ़ के। अब हम बात करते हैं 1947 में बोरिंग द्वारा संपादित साइकोलॉजिकल ऑफ द आर्म्ड सर्विसेज में सेना के लिए मनोविज्ञान के 6 उपाय बताए गए हैं। वो 6 उपाय कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्ष बोध में परिशुद्धता की सीमाएं विशुद्ध प्रत्यक्ष बोध में अर्जन नियम है। सेकंड है परफॉर्मेंस, निपस्ति, कार्य एवं गतिविधि निपुणता की उपलब्धि, कार्य के व्यवहार में कुशलता। आगे नेक्स्ट है ट्रेनिंग के माध्यम से भी मनोबल काफ़ी हाई किया जा सकता है। प्रशिक्षण, शिक्षण एवं सीखना, अभिरुचि की नियत रूपांतरण। आगे नेक्स्ट है पर्सोनल एडजस्टमेंट, व्यक्तिगत समायोजन। पर्सनल एडजस्टमेंट में आता है सैनिक जीवनचर्या के अनुरूप व्यक्तिगत समायोजन, अभिप्रेरणा, मनोबल और दबाव एवं भय के दौरान उनकी प्रतिक्रिया। आगे नेक्स्ट है सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, नेतृत्व, अफवाह का प्रभाव एवं नियंत्रण, आतंक का स्वभाव और विभिन्न जाति और मान्यताओं के लोगों के बीच संबंध, ये सब सामाजिक संबंध में आते हैं। इससे भी मनोबल हाई होता है। अभिमत का प्रचार, ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा, जनमत और मनोवृत्ति का धारण व मनोवैज्ञानिक युद्ध। आगे हम बात करते हैं व्यवहारिक आयाम की। व्यवहार में इसका कहाँ किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। मनुष्य जो है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। अंत उसका समस्त कार्य, व्यापार एवं सोच उनके वातावरण एवं परिवेश से प्रभावित होता है। समाज से ही वह चाल चलन, रहन सहन, विचार, विश्वास, मनोवृत्तियाँ आदि ग्रहण करता है तथा सामाजिक आदर्श, नियमों और लोचाकरों को भी स्वीकार करता है। सैनिक अंग का भी बनने के लिए पश्चात अपनी यूनिट की जो परंपरा है। सैनिक कहाँ से आता है? सैनिक एक समाज से आता है और यूनिट भी एक समाज का ही रूप की तरह काम करती है। उसके प्रशिक्षण, परिवेश, आदर्श सहयोगियों व नेतृत्व से प्रभावित होकर अपने व्यवहार की सीमाओं को निर्धारित करता है। लेकिन फिर भी व्यवहार में मनोवैज्ञानिक गुत्थियों को इतना सरल नहीं है कि वो इतनी आसानी से उसको दूर कर सके। इन गुत्थियों को सुलझाने हेतु मनोवैज्ञानिकों ने हर संभव प्रयास किया तथा सामाजिक व्यवहार के अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। ये सिद्धांत जो है वो सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत है जो हम डिस्कस करेंगे, जो अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत हैं। प्यारे बच्चों, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूवेल ने मूल प्रवृत्तियों को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक एन ऑल आउट ऑफ साइकोलॉजी में लिखा है कि मूल प्रवृत्ति ऐसी मनोदैहिक प्रवृत्ति है जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति किसी उत्तेजना विशेष की ओर से अपना ध्यान केंद्रित करता है। वह किसी विशेष प्रकार के संवेग या आवेग का ही अनुभव करता है और उसे उत्तेजक विशेष के प्रति किसी विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट करता है। इस परिभाषा में मूल प्रवृत्तियों को अधोलिखित किया गया है। नंबर फर्स्ट पे आता है मूल प्रवृत्ति में जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति। इसका व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जन नहीं करता। नेक्स्ट है इससे प्रभावित होकर व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण विशेष प्रकार का हो जाता है, अर्थात वह केंद्रीय विशेष पर
अपना ध्यान संकेंद्रित कर पाता है, केंद्र जो है उस पर अपना ध्यान फोकस कर पाता है। व्यक्ति को विशिष्ट संवेग की अनुभूति होती है। नेक्स्ट में व्यक्ति को एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। आगे नेक्स्ट फोर्थ में है संवेग की प्रक्रिया के स्वरूप। व्यक्ति तदा अनुरूप एक विशेष प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करता है अथवा एक विशिष्ट व्यवहार के आवेशन का अनुभव करता है। ये डॉक्टर आप देख सकते हो मेडक्यूल के द्वारा इनकी डेफिनेशन, इनकी एक्सप्लेनेशन है जो हमने समझनी है, याद करनी है। आगे नेक्स्ट है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ सहानुभूति नामक मूल प्रवृत्ति को ही एक समस्त कार्य व्यापार का आधार माना है। इन्होंने भी इनको 100 से अधिक मूल प्रवृत्तियों का अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है। इन्होंने भी महोदय ने अपनी पुस्तक ए स्टडी इन सोशल साइकोलॉजी में भी 110 मूल प्रवृत्तियों में उल्लेख किया है। जो अमेरिका के सैन्य विचारक है मेडक्यूल, उनकी भी विचारधारा का समर्थन किया है। विचारात्मक, भावनात्मक, संवेद और क्रियात्मक संकल्पनात्मक, ये 3 है, विचारात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, इन तीनों को इन्होंने माना है। अब हम बात करते हैं आगे रक्षा सेवाओं में चयन एवं वर्गीकरण। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही सैन्य क्षेत्र में सैनिकों के भीतर के लिए किसी भी प्रकार के मानसिक मापक या व्यवस्था नहीं थी। पहली बार सेना में चयन हेतु बुद्धि प्रशिक्षण का प्रयोग सन 1917 में किया गया। उनका भी एक लेवल, एक मापदंड तैयार किया गया, एक फॉर्मूला बनाया गया। मानसिक मापन किस तरीके से, मंद बुद्धि के व्यक्तियों की पहचान किस तरीके से करनी है, निश्चित अवधि में बुद्धि प्रशिक्षण कितनी एज ग्रुप में डिवाइड किया गया कि इस एज ग्रुप का इस लेवल तक के क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से होंगे। आवश्यक नहीं कि बुद्धि प्रशिक्षण व्यक्तिगत रूप से किया जाए, उनका सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण भी किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं प्यारे स्टूडेंट्स, बुद्धि प्रशिक्षण में व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण ही ज़्यादा कारगर माना जाता है। सैन्य अनुसंधानों में बुद्धि प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण संभव हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण का, जैसे कि आर्मी में अल्फा और आर्मी बीटा, 2 तरीके के बुद्धि प्रशिक्षण, 2 तरीके के 2 लेवल के जो बुद्धि प्रशिक्षण है इनको प्रयोग में लाया गया। वुलवर्थ पर्सनल डाटा शीट। द्वितीय विश्व युद्ध में बुद्धि प्रशिक्षण की महत्ता और ज़्यादा बढ़ गई और द्वितीय विश्व युद्ध में भी बुद्धि प्रशिक्षण काफ़ी हद तक किया गया। सेना में सामान्यकरण वर्गीकरण प्रशिक्षण, सामान्यतः सेना में जो नॉर्मल वर्गीकरण के आधार पर जो प्रशिक्षण है उसकी महत्वता बढ़ गई और उसके आधार पर ही सैनिकों का परीक्षण करके उनकी पर्सनैलिटी चेक करके और उसको सेना में भर्ती किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं कि इस बुद्धि प्रशिक्षण को कौन कौन से लेवल पे और किस किस तरीके से कौन कौन से जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उन्होंने किया। सबसे पहले इंस्टीट्यूट महोदय ने संपादित अपनी पुस्तक में पर्सोनेल रिसर्च एंड टेस्ट डेवलपमेंट इन द ब्यूरो नेवल पर्सोनेल में अमेरिका नौसेना में प्रयुक्त विभिन्न प्रशिक्षणों का विवरण किया गया। इसके अतिरिक्त सैनिक विभाग से भी इन प्रशिक्षण वाली पुस्तकों को अच्छा माना गया, इनका विवरण उपलब्ध है। और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों कि इसके आगे वर्तमान समय में सैन्य मनोविज्ञान की क्या भूमिका है और हम इस पर कितनी और ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है। हमें भारत का इस सैन्य मनोविज्ञान के महत्व पर कितना बल दिया गया है और कितने अच्छे तरीके से काम किया गया है। आगे हमें भविष्य में किस तरीके से सैन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।